जोधपुर से आसाराम लाए गए अहमदाबाद, रेप केस में होगी पूछताछ, कोर्ट में किया पेश। प्रियंका के चुनाव में प्रचार करने की खबर का कांग्रेस ने किया खंडन। अजय माकन बोले, दतिया की घटना से ध्यान बटाने की साजिश। दतिया हादसे में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 115। सरकार ने की चुनाव आयोग से 4 अफसरों को सस्पेंड करने की सिफारिश। बीएसपी के संकल्प दिवस पर यूपी सरकार ने लगाई रोक। 18 अक्टूबर को अयोध्या में होना था कार्यक्रम। बीजेपी ने की फैसले की निंदा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फोरम से रूबरू हुए मोदी, कहा लोकतंत्र लोगों के दिलों में बसता है। नमस्कार, जानो दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पार्थ कौशल शर्मा। आखिरकार अहमदाबाद पुलिस आसाराम को अहमदाबाद लाने में कामयाब हो ही गई। फिलहाल उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिस में रखा गया है। अब अहमदाबाद पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। सूरत की 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा रखा है। इनमें से आसाराम से जुड़ा मामला अहमदाबाद का है। पुलिस को आसाराम की ट्रांजिट रिमांड शुक्रवार को ही मिल गई थी। वहीं इस मामले में आसाराम के वकील का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। थोड़ा मानसिक भी परेशान है। आज 75 इयर्स के आसपास की एज है, बुढ़ापा है, और इतने दिन से जो अभी 2 जगह से जो मतलब प्लेन में बैठे, तो एक वो भी थकान है। और अभी वो सो गए थे। मेरी मुलाकात के टाइम पर मेरे से 10 मिनट बात की। अरेस्ट बता दिया है और 24 घंटे पुलिस को रखने के पावर से ये कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कितने बजे करेंगे वो अभी नक्की नहीं है। इस वक्त आसाराम को अहमदाबाद के एटीएस ऑफिस में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटीएस ऑफिस के बाहर जो है हर जगह सिर्फ पुलिस बल तैनात किया गया है। 7 बजे शाम को अहमदाबाद में लाने के बाद आसाराम को अरेस्ट बताया गया है। उसके बाद अब अरेस्ट बताने के बाद, अरेस्ट डिक्लेयर होने के बाद अब 24 घंटों के अंदर आसाराम को जो है कोर्ट में पेश करना होगा। तो आसाराम की रिमांड मिलने के बाद जो आसाराम से पूछताछ होगी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि नारायण साईं, लक्ष्मी देवी और बेटी भारती, तीनों के तीनों इस वक्त कहाँ मौजूद है, पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे। यही अहम बातें जो है आसाराम से पूछताछ में की जाएगी। अहमदाबाद से कैमरामैन विजय भरवाड़ के साथ हितेन मिटलानी, जानो दुनिया। आसाराम के बारे में कई और खुलासे हुए हैं। जोधपुर पुलिस को दिए बयान में पीए और सेवादार ने कहा है कि आसाराम और नारायण साईं ने हजारों लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। खाने में केसर और कस्तूरी, पचाने में मर्दाना नुस्खा। आसाराम और नारायण साईं संत नहीं, हवस के पुजारी हैं। ये कहना है आसाराम के पीए महेंद्र चावला और सेवादार राहुल का। दोनों ने जोधपुर पुलिस को ये बयान दिए हैं। राहुल की माने तो आसाराम मांसाहारी हैं और लहसुन को केसर और प्याज को कस्तूरी कहते थे, जबकि अपनी पसंद की लड़कियों को मर्द कहते थे। राहुल का कहना है कि भारती का नार्को टेस्ट हो तो चौंकाने वाला सच सामने आएगा। महिलाओं को उनके पास भेजने से पहले अफीम थोड़ी सी दूध में डाल के पिला दी जाती थी, अश्वगंधा आदि घृत डाल के मिला के उसको पिलाया जाता था। तो उसके बाद वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस जैसी हो जाती थी, तो वो ज़्यादा विरोध नहीं करती। तो जब उसको, मुझे लगता है कई हजारों, 1-2 के साथ नहीं, उसको प्रतिदिन कम से कम 4, 5, 6 महिलाओं की आवश्यकता पड़ती है, और नई जवान लड़कियों की, उसका है ये नियम। वहीं आसाराम के पूर्व पीए महेंद्र चावला ने आसाराम पर धमकियां देने का आरोप लगाया। मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। 2008 से लेकर आज तक कितनी बार मुझे धमकियां मिल रही हैं। अभी भी हमारे घर के आसपास आसाराम के गुंडे घूमते रहते हैं। देखिए, जैसे जितनी हिम्मत जोधपुर पुलिस ने दिखाई है, उतनी हिम्मत अगर गुजरात पुलिस भी दिखाए तो सैकड़ों मामले निकलकर सामने आएंगे। जोधपुर पुलिस का मानना है कि दोनों राजदारों के बयान केस की मजबूती के लिए मददगार साबित होंगे। जो भी उनसे अनुसंधान के दौरान जो भी तथ्य आए, वो अनुसंधान अधिकारी ने पत्रावली पे लिया। एक का नाम है महेंद्र चावला, दूसरे का नाम है राहुल।
आसाराम अब गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस नारायण साईं और भारती को कब तक पकड़ेगी। जोधपुर से रंजन दवे, जानो दुनिया। तो एक के बाद एक आसाराम के मामले में परतें खुलती जा रही हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के दतिया हादसे में लापरवाही को लेकर 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने की चुनाव आयोग से सिफारिश की गई है, जिसमें डीएम, एसपी, एसडीओ और एसडीएम शामिल हैं। टीवी स्क्रीन पर आप मोबाइल से ली हुई तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे लोगों की भीड़ रेलिंग से लगी हुई है और लोग पुलिस से बचने के लिए रेलिंग के सहारे इधर उधर खुद को कर रहे हैं। ये तस्वीरें बयान करने के लिए काफ़ी हैं कि वो पल कितना खौफनाक रहा होगा जब पुल पर भगदड़ मची होगी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान रतनगढ़ माता मंदिर में करीब 1 लाख श्रद्धालु जुटे थे और प्रशासन की ओर से महज 10 पुलिस वाले तैनात किए गए थे। बता दें कि पुल पर भगदड़ मचने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 115 हो गई है। हादसे में 100 से ज़्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए और कम घायलों को 25,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं दतिया में हुए भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के चलते मामले पर कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि 2 महीने में जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इससे पहले शिवराज ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर उनसे उनका हालचाल जाना। कल जांच आयोग बन जाएगा और हम आग्रह करेंगे कि 2 महीने के अंदर वो जांच पूरी कर ले और ये सुनिश्चित करेंगे कि जांच पूरी होने के बाद 15 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाए। और आइए अब आपको सुनाते हैं उस पिता का दर्द जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को पुलिस ने पुल से नीचे फेंक दिया। अब तो मर जाएंगे, मार देंगे और काट के खा जाएंगे किसी को। बहुत पागल हो चुके हम। बच्चे बहुत मुश्किल से कमाते सर। अभी नहीं मिला। और कितने लगभग यहाँ पे और कितने जिंदे बच्चे उठा के फेंक रहे हैं पुलिस वालों ने। लोगों में रोष साफ देखा जा सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने अगले लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी के देश भर में चुनाव प्रचार करने वाली खबर का खंडन किया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि दतिया हादसे से ध्यान बटाने के लिए मीडिया में इस तरह की खबर फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रियंका सिर्फ रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार करेंगी। वो पहले भी इन्हीं 2 क्षेत्रों में प्रचार करती रही हैं। आप जब आप जिस तरीके से पूछते हैं तो आप भ्रम दोबारा से उसी तरीके से फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करिए। इससे ज्यादा कठोर शब्दों के अंदर मैं नहीं कह सकता हूं। जो अभी मैंने कहा, प्रियंका जी केवल अमेठी और रायबरेली का प्रचार करती हैं और इस प्रकार का इस समय के ऊपर केवल इस वजह से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार की नाकामी रही है उसकी चर्चा टेलीविजन चैनल्स पे ना करी जा सके। धन्यवाद। इससे पहले प्रियंका के देश भर में प्रचार करने की खबरें मीडिया में आने के बाद बीजेपी उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जता चुकी थी। परिवारवाद को पुष्टि देने वाले कांग्रेस की राजनीति में आज दूसरे और गांधी के बारे में आप बात कर रहे हैं और ये इसमें नयापन कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रियंका जी शायद उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव के समय में भी बहुत विस्तृत रूप में उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर चुकी है और उसका नतीजा हम सबको मालूम भी है। यूपी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के संकल्प दिवस पर रोक लगा दी है। अयोध्या में यह कार्यक्रम 18 अक्टूबर को होना था। सूत्रों की मिल रही खबरों के मुताबिक वीएचपी के इस कार्यक्रम में तकरीबन 1 लाख लोगों के शामिल होने का अंदेशा था, जिसके मद्देनजर यूपी प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
What you do in your personal house, I mean, that's a different thing. That's your personal one. But something which is a congregation which is announced किया कि 1 लाख लोग हम लोग ले आएंगे वहाँ, इसलिए seeing the law and order scenario that has been banned by district magistrate on report of SSP. अगर ये सांप्रदायिकता रैली के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से फैलाने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल इजाजत नहीं देगी और इसके लिए चाहे हमको कितनी कठोर कार्रवाई करनी पड़े। इधर वीएचपी ने कहा है कि संकल्प दिवस तो मनकर ही रहेगा, जबकि वीएचपी ने यूपी सरकार के फैसले की निंदा की है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सरकार यूपी में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहती है। परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाकर इसने हिंदुओं का दमन करने का प्रयत्न किया। पूरे देश में संकल्प सभा का कार्यक्रम यह निश्चित रूप में होगा। सरकार को हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार दंगे नहीं नियंत्रित कर पा रही है। हिंदुओं का कत्लेआम होता है मुजफ्फरनगर में, सरकार आंख बंद करे बैठी है। यूपी सरकार के बैन लगाने की इस कार्रवाई को हम गलत मानते हैं और ये वापस लेने की मांग करते हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से मजहबी हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसको संपन्न करने का लोकतंत्र का वही तो प्राण है। ये बहुत साफ है कि चुनाव को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही जो है खतरनाक एक वो है, और पूरा प्रदेश जो है संभल के चलना चाहिए। हम लोग किसी धर्म और जाति और मजहब के चक्कर में प्रदेश के अंदर जो है हम वो हालात ना पैदा करते हैं। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। Open the door to some of the best holiday destination in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. क्या आप मानसिक तनाव से ग्रस्त या दाम्पत्य जीवन से परेशान हैं? क्या आप अपने संतान की करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्ज और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या आप ये जानते हैं इन सभी समस्याओं का कारण वास्तु दोष हो सकता है? आपकी इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए देखिए जानो वास्तुशास्त्र धीरेन शाह के साथ हर शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। चुनावी बिसात पर तैयार हैं सियासत के सभी मोहरे। शुरू हो गया है चुनावी पैंतरों का दंगल। किसकी चाल पड़ेगी किस पर भारी? जनता के मूड से लेकर सियासी मिजाज तक सभी पहलुओं का जायजा लेने के लिए देखेंगे कैसे बिछी है चुनावी बिसात। जुर्म की काली दुनिया में घात लगाए बैठे हैं कई गुनहगार। उनके निशाने पर है पूरी कायनात। उनके अंजाम दिए कई अपराध अब भी सुलझने बाकी हैं, लेकिन अब शातिरों की जमात का एक भी शोहदा बच नहीं सकेगा। अब हम भेदेंगे हर अपराध का चक्रव्यूह। देखिए चक्रव्यूह हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसा रहेगा आपका दिन? कौन सा रंग है आपके लिए शुभ? कौन सा नंबर रहेगा लकी? क्या करें क्या नहीं, जानने के लिए देखिए जानो किस्मत। देखिए जानो किस्मत हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में योजनाओं को बनाने में आम लोगों की भूमिका निर्धारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के दर्शन पर चलते हुए गुजरात में गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका आम जनता को फायदा मिला। साथ ही कहा कि गुजरात ने सूचना के क्षेत्र में तरक्की भी की है
और आज हर गांव सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा जा रहा है। Mahatma Gandhi had said that the spirit of democracy requires महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र के लिए हृदय परिवर्तन की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्थानीय निकायों को सशक्त किया है। अनुभव बहुत अच्छा रहा। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां चुनाव आम सहमति से होते हैं, किसी के बीच कोई मतभेद नहीं होता। मोदी ने यह भी कहा कि गुड गवर्नेंस मामले में भारत तभी सबसे आगे होगा जब हम जनता को लाभार्थी और सरकार को बतौर प्रोवाइडर देखना बंद करेंगे। दूसरी समस्या ये है कि हम प्रजा को लाभार्थी और सरकार को प्रोवाइडर के तौर पर देखते हैं, जो लोगों के विकास को रोकता है। जब हम इस समस्या का हल निकाल लेंगे तो गुड गवर्नेंस के मामले में भारत सबसे आगे होगा। यूपी के गृह सचिव सर्वेश चंद्र मिश्रा को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि मिश्र ने अयोध्या में सुरक्षा के बारे में होने वाली बैठक के बारे में गलत सूचना जारी की। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन के मामले में यूपी सरकार के रवैये की विरोधी दलों ने काफी निंदा की थी। हालांकि सीएम अखिलेश के साथ दुर्गा की मुलाकात के बाद सस्पेंशन को वापस ले लिया गया था। अब एक और आईएएस सर्वेश चंद्र मिश्र पर भी यूपी सरकार की नजरें टेढ़ी हुई हैं। मिश्रा को अयोध्या में वीएचपी की संकल्प सभा पर बैन और सुरक्षा के बारे में होने वाली बैठक की चिट्ठी को गलत तरीके से जारी करने पर पहले गृह सचिव के पद से हटा दिया गया। उसके बाद सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया गया। हालांकि सस्पेंशन के दौरान मिश्रा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से जुड़े रहेंगे। वहीं बीजेपी ने सरकार के इस कदम को अपनी गलती को छुपाने वाला फैसला बताया है। ये बहाना बना करके कि मिसप्रिंट हो गया, ये ड्राफ्ट उसको देखा नहीं, इस प्रकार की बात कह करके और एक अधिकारी को दंडित करना, उसे सस्पेंड करना, ये तो स्वयं बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। एनसीपी ने राज्य सरकार पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की सरकार और समाजवादी पार्टी बहुत दुविधा में है और यही कारण है कि इस तरह के फैसले होते हैं। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर शक और शुबा पैदा हो। जेडीयू ने कहा कि अधिकारी ने असंवैधानिक काम किया है और इस मामले को नहीं उलझाना चाहिए। देखिए, भारत के संविधान में लिखा है कि ये किसी एक धर्म विशेष का देश नहीं है। जिसने भी ये कार्य अफसर ने करने का प्रयास किया है, उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस मामले को लेकर सरकार की काफी किरकिरी हुई है, जिसको देखते हुए अखिलेश सरकार कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता है, लेकिन जबलपुर में आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैनर लगाकर कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है। इस बैनर में कांग्रेस नेता कमलनाथ और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार तरुण भनोट का फोटो लगा है। ये गाड़ी भीड़ वाले इलाकों में प्रचार करती कैमरे में कैद हुई। गाड़ी को किसी पुलिसकर्मी ने भी रोककर पूछताछ नहीं की, जबकि जबलपुर में नवरात्र के समय हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात था। जब पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मौजूद विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू से इस बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कानून का पालन कर रहा हूं, ये आचार संहिता लगी है, ये चुनाव आयोग जाने और एसपी कलेक्टर जाने, ये मेरा काम नहीं है। कौन क्या लेके घूम रहा है मैं खुद देख भी रहा हूं, लेकिन मेरे को कोई इससे मतलब नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग अपना काम करेगा। मुंबई से सटे कल्याण में एक ही परिवार के 3 लोगों की उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई। वारदात से पहले पुलिस कंट्रोल रूम में हमले की खबर मिल गई थी, लेकिन पुलिस एड्रेस ढूंढती रही और तब तक हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। कल्याण पश्चिम में आगरा रोड परिसर में ये वही मयूरेश अपार्टमेंट है, जिसकी 4थी मंजिल पर बीती रात ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई। 16 नंबर के फ्लैट में रहने वाले ज्ञानेश्वर वानखेड़े
उसके पिता सुभाष और मां प्रमोदिनी की पुलिस को लाशें मिली हैं। बताया जाता है कि जब हमलावर वारदात को अंजाम दे रहे थे तब तीनों में से किसी एक ने पुलिस कंट्रोल रूम में खबर दे दी थी, लेकिन पुलिस एड्रेस लेकर भटकती रही और जब तक घटना स्थल पर पहुंची तब तक हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बाजारपेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मयूरेश सोसाइटी में 4th फ्लोर पे ज्ञानेश्वर वानखेड़े, ये 29 वर्षीय आदमी और उसके माता पिता, इन तीनों की जो है संदिग्ध अवस्था में जो है बॉडी पाई गई है। इस वारदात को बड़ी ही बेरहमी से अंजाम दिया गया। हमलावरों ने तीनों के हाथ पैर बांधकर तीनों की हत्या की। ज्ञानेश्वर के मुंह पर प्लास्टिक की थैली बांधकर गैस सिलेंडर से गैस छोड़कर उसका दम घोटा गया। हमलावर कौन थे और उनकी संख्या कितनी थी, हत्या के पीछे उनका मकसद क्या था, ये सब जानने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये ज्ञानेश्वर जो है किसी गैस का, जो गैस सिलेंडर से गैस का पाइप छोड़ के वो गैस इनहेल करने से उसकी मृत्यु हो गई है। ये क्या प्रकार है, कैसे हुआ है, इसमें जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस मौके पर करीब 20 मिनट देरी से पहुंची और इसी बीच ये पूरी वारदात हुई। अब पुलिस सुराग जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को 14 दिनों की और राहत मिल गई है और इस राहत के साथ ही संजय अब और 14 दिनों तक अपना समय घर वालों को दे सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को जेल से 14 दिनों की और राहत मिल गई है। संजय की सोमवार को पैरोल के तहत मंजूर हुई छुट्टी खत्म हो रही थी। संजू बाबा को उनकी खराब सेहत के चलते 14 दिनों की और छुट्टियां मिली हैं। वैसे संजय की छुट्टी अगर मंजूर नहीं होती तो फिर उन्हें मंगलवार को जेल वापस लौटना पड़ता। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को संजय दत्त को पैरोल के तहत पुणे की येरवडा जेल से मेडिकल ग्राउंड पर 14 दिन की छुट्टी दी गई थी। संजू ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए पैरोल की अर्जी डाली थी। पैरोल के तहत कोई भी कैदी जेल के कानूनों के भीतर रहकर एक सीमित समय के लिए छुट्टी की गुहार लगा सकता है। संजय दत्त मुंबई में 1993 में हुए बम विस्फोटों के दौरान अवैध तरीके से हथियार रखने के मामले में दोषी ठहराए गए थे, जिसके बाद संजय ने 16 मई को टाडा कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद उन्हें 22 मई को पुणे की येरवडा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। कोर्ट ने संजय को 5 साल की सजा सुनाई थी। संजू पहले ही जेल में 18 महीने की सजा काट चुके हैं और अब वह बाकी के 3.5 साल की सजा काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। IIM अहमदाबाद के छात्रों की ओर से चलाए जा रहे NGO प्रयास ने पिछले हफ्ते जॉय ऑफ गिविंग वीक का सेलिब्रेशन किया। इस सेलिब्रेशन के आखिरी दिन खास शो विकास का आयोजन किया गया, जिसमें IIM के छात्रों के साथ साथ प्रयास के बच्चों ने भी परफॉर्म किया। IIM अहमदाबाद के छात्रों का NGO प्रयास एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च ये NGO उठाता है। इसी NGO प्रयास ने जॉय ऑफ गिविंग वीक सेलिब्रेट किया, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों से IIM के छात्रों ने अलग अलग एक्टिविटी करवाई और उन्हें समाज के आम बच्चों की तरह जीने का मौका दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कि IIM में हम एक संस्था चलाते हैं प्रयास, जो वस्त्रापुर गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं हम यहाँ पे। उनको फिर प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं और उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, उनके ड्रेस का, ट्रांसपोर्टेशन घर से स्कूल तक की, वो सब का ख्याल हम रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 63 बच्चे हैं प्रयास में। इस सेलिब्रेशन के आखिरी दिन IIM के छात्रों ने एक खास शो का आयोजन किया, जिसमें IIM के म्यूजिक, डांस, ड्रामा क्लब के छात्रों ने अपना जलवा दिखाया। शो से जमा हुई रकम इन्हीं जरूरतमंद बच्चों के हित में इस्तेमाल की जाएगी। तो हम कैंपस वॉक्स और ये जो विकास आज का इवेंट है, ये एज अ पार्ट ऑफ फंड रेजिंग इवेंट है हमारा। तो इसके थ्रू वी आर ट्राइंग टू सेल द टिकट्स फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, और जो भी इससे पैसे आएंगे वो प्रयास के बच्चों के लिए जाएंगे। प्लस जॉय ऑफ गिविंग वीक एक ऐसा एक पूरे वीक का इवेंट है जिसमें हम गिविंग को प्रमोट करते हैं। तो लोगों में ये कि आप देने की भावना और इस टाइप की चीज़ों को हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। विकास नाम के इस शो में प्रयास के बच्चों ने भी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में IIM के छात्रों के साथ बेले डांस सीखा है और स्टेज पर उसे परफॉर्म किया। हमको बाहर के एक दीदी ने सिखाया था डांस और आज हमने स्टेज पे किया। आज यहाँ पे बहुत अच्छा डांस किया और हर संडे को फुटबॉल खेलते हैं, डांस, ड्राइंग सब कुछ करते हैं। और आज डांस किया और हमारे
मदद के लिए अक्षय सर थे। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। यहाँ पे आके मुझे बहुत सीखने का अच्छा मिलता है। यहाँ पे आज हमने डांस किया, बेली डांस, और बहुत मजा आया। मैनेजमेंट में माहिर माने जाते IIM अहमदाबाद के छात्रों का ये अनोखा रूप अभी तक शायद ही किसी ने देखा होगा। अहमदाबाद से कृतार्थ दलाल, जानो दुनिया। अहमदाबाद के ओलियांज फ्रांसिस संस्था में कल्चर हेरिटेज सेंटर शुरू हुआ। सेंटर का उद्घाटन फ्रांस के एम्बेसडर फ्रांसिए रिशियर ने किया। सेंटर में फ्रांस गवर्नमेंट और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम से हुए सर्वे के दस्तावेज समेत कल्चर हेरिटेज के बारे में जानकारी मिलेगी। यूं तो दीपावली पर धनतेरस को लोग जमकर सोने चांदी के गहने और सिक्के खरीदते हैं, लेकिन इस बार सोना चांदी बाजार में इन सिक्कों का टोटा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सोने चांदी में निवेश पर ब्रेक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अगर आप दीपावली के त्यौहार में सोने चांदी के सिक्के खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर सोच ले, क्योंकि इस त्यौहार में पिछले साल की तरह सोने चांदी के सिक्के शायद न मिले। दरअसल केंद्र सरकार ने जौहरियों से सिक्के न बेचने का अनुरोध किया था, जिसका असर भी बाजार में देखने को मिल रहा है। कि आप सिक्का लो तो 2000 रुपया लेबर ज़्यादा ही है। ऐसे सिक्के की लेबर होती है 200 रुपया और 2000 चुकाते हैं। उससे अच्छा आप गहने लो तो गहने में क्या वही लेबर में आप पहन सकते हो। मतलब सिक्का अभी कंट्रोल हो गया है, ऐसे गहने की खरीदी अभी ज़्यादा हो गई है। इस साल सरकार के कहने पर बैंकों ने भी सिक्कों की बिक्री बंद कर दी है। वहीं ज्वेलर्स ये भी कह रहे हैं कि सरकार का ये कदम बाजार के लिए बेहतर है। हर बार 500 से 600 टन सोना अहमदाबाद में इंपोर्ट होता था। इस बार देखा जाए तो 80 टन या इतना आप देखो तो मात्रा में 10% हो गई। जो पिछले साल जो होता था उससे 10% की इस बार गोल्ड की आयात हो गई है। तो त्योहारों में इसका काफ़ी असर पड़ेगा। हर दीपावली पर सोने की जमकर खरीदी होती है, लेकिन इस बार सिक्कों की वजह गहनों की मांग ज्यादा रहने की उम्मीद है। इससे सोना चांदी मार्केट अप होगा और कारीगरों को सीधा फायदा होगा। हर्षल पंड्या, जानो दुनिया, अहमदाबाद। कोलकाता में दशमी यानी सत्य के जीत का पर्व मनाया गया। साथ ही आज के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। मान्यता है कि मां को उनके मायके से दशमी के दिन ही विदा किया जाता है और बंगाल की महिलाएं सिंदूर खेला के साथ मां को विदाई देती हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी खबरों पर अपनी राय आप हमें feedback@janodunia.tv पर मेल कर सकते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमें www.janodunia.tv, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फोन से संपर्क करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 200 1188।